हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वाले चैप्टर के हमने कुछ जो टॉपिक थे वो तो कवर कर लिए हैं। आज हम इस वाले वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने टॉपिक किए थे, देखिए उसमें सबसे पहले था द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांस से जो आइडिया आया था रेवोल्यूशन का, वो किस तरीके से पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ था और उसने फ्रांस को तो इंडिपेंडेंस दिलाई थी, बाकी जो यूरोप के अदर नेशन स्टेट थे, जो अदर एम्पायर थे, उनको किस तरीके से फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। तो आज यहाँ पर हम एक दो जो एम्पायर स्टेट थे उनके बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से उनको एक इंडिपेंडेंट और एक वो नेशन स्टेट बने थे। ओके, तो जो रेवोल्यूशन था वो किस तरीके से लेकर आए थे, कौन सी क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने क्या किया था, रेवोल्यूशन किया और उन्हीं के थ्रू धीरे 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 जाके जितने भी यूरोप के एम्पायर स्टेट थे वो बाद में जाके नेशन स्टेट बन गए थे। तो आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। तो देखिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ये जो टॉपिक है, ये बीच में अब सडनली टॉपिक कहाँ से आ गया? इससे पहले हमने क्या चीजें कवर करी? देखिए हमने इसमें रेवोल्यूशन पढ़ा था कि जो न्यू कंजर्वेटिव्स आए थे उन्होंने किस तरीके से जो मोनार्की थी नेपोलियन की डेथ के बाद, सॉरी नेपोलियन को जब डिफीट किया गया था तो उसके बाद उन्होंने किस तरीके से मोनार्की को दोबारा से रिस्टोर कर दिया था। अब देखिए जब मोनार्की रिस्टोर हुई है, उन्होंने ऑटोक्रेटिक रूल किया है, तो सिंपल सी चीज है, जब मोनार्की आई है तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरीज भी तो आएंगे, क्योंकि मोनार्की का तो सिंपल सा एक फंडा है कि उन्हें आकर लोगों के ऊपर रूल करना है, अपनी मनमर्जी चलानी है। तो उसको अबॉलिश करने के लिए तो रेवोल्यूशनरीज भी आए थे। पहले उन्होंने फर्स्टली सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। अब ठीक है, अब सीक्रेट सोसाइटी तो कभी ना कभी तो वो बाहर आए। तो हमने यही लास्ट टॉपिक कवर किया था कि रेवोल्यूशनरीज ने किस तरीके से रेवोल्यूशन किया था। एंड साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हर बार जरूरी नहीं है कि वॉर करके ही सामने वाले को डाउन किया जाए। कई बार हमने उसमें रोमांटिकिज्म पढ़ा था कि कई बार हम प्यार से, फोक सॉन्ग से, ठीक है, पोइट्री के थ्रू, डांस के थ्रू हम लोगों के अंदर एक जो सेंटीमेंट है, नेशनलिज्म के जो सेंटीमेंट है, उनको डेवलप कर सकते हैं। बट उसी के जो बीच की एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें जो लोग थे वो हंगर से, और उन्हें बहुत ही ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ रही थी। उन्हें उसी जो 1840 का जो टाइम था, 1830 से 40 तक का बीच का जो टाइम चल रहा था, उन्हीं के बीच में जो लोगों को बहुत ज्यादा क्या फेस करनी पड़ रही थी, हार्डशिप और हंगर से फेस करनी पड़ रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, उसके क्या रीजन थे? तो देखिए उसके क्या रीजन थे, मैं आपको एक बार डेट बता देती हूँ। देखिए 1804 से 1815 तक का जो ये टाइम पीरियड था, ये किसका था? ये नेपोलियन का टाइम पीरियड था। 1800 से 1815 तक कौन आया था? नेपोलियन आया था। एंड 1815 से 1830 तक ये हमारा कंजर्वेटिव्स का टाइम पीरियड था। किसका? कंजर्वेटिव। इतने साल कंजर्वेटिव ने रूल किया। तो मैम अब आप क्वेश्चन करोगे, मैम तो क्या उसके बाद उन्होंने रूल करना छोड़ दिया? नहीं, रूल करना नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो 1830 से 1840 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? 1830 से 40 के बीच का ये वाला जो टाइम पीरियड था, ये था रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड था? रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड। इन्हीं टाइम पीरियड के बाद में धीरे धीरे कुछ ग्रीक हो गया, जैसे हमने ग्रीक को इंडिपेंडेंस हम दिला चुके हैं, ठीक है। पोलैंड को भी कहीं ना कहीं रशिया से फ्रीडम मिल चुकी थी। अब आगे हम इटली और जर्मनी को भी फ्री कराएंगे। बट साथ ही साथ हम उसमें ये भी देखेंगे कि जो ये रेवोल्यूशनरीज थे, इन्हें और रेवोल्यूशन तो देखो चल ही रहा था, तो उसके साथ ही साथ और कौन कौन सी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे, तो वो थी आपकी हंगरशिप। अब हंगर क्यों आई थी? सिंपल सी चीज है, हंगर आएगी जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही जो चीजों के प्राइस होंगे ना वो हाई होंगे। क्यों हाई होंगे? देखिए हंगर क्यों आएगी? ड्यू टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब इंक्रीज करेगी तो हंगर आएगी। अब हंगर क्यों आएगी मैम? पॉपुलेशन बढ़ने से। क्योंकि देखो वहां पर क्या हुआ था, जो क्रॉप थी ना, क्रॉप भी क्या हो चुकी थी? फेल हो चुकी थी। क्रॉप फेल, क्रॉप फेल हो गई। क्रॉप फेल होने से इनके पास फूड नहीं था। फूड था? नहीं था। अब फूड नहीं था, जो बचा कुचा था भी, उसके फूड के प्राइसेस क्या हो गए थे? फूड प्राइस हाई।
फूड प्राइस जो हो चुके थे वो हाई हो चुके थे। अब फूड प्राइस हाई हो गए, ठीक है, क्रॉप फेल हो चुकी थी, तो कंट्री में लोगों के पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं थी, तो क्या आई, हंगर। और यही टाइम पीरियड उनका हार्डशिप का भी, तो बहुत ज्यादा हार्डली उनको चीजें फेस करनी पड़ रही थी। और साथ ही साथ और भी चीजें क्या थी, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी थी। अनएम्प्लॉयमेंट थी मतलब लोगों के पास में जॉब नहीं थी। और जो लोग जॉब कर भी रहे थे, जो वर्किंग थे, क्या थे, जो लोग वर्किंग भी थे, उनके जो वेजेस थे ना, जो सैलरी उनको मिलती थी, वो कैसी मिलती थी, फिक्स। जो वेजेस थे वो फिक्स है। देखिए फूड प्राइस हाई हो चुके हैं, तो जो लोग वर्किंग है भी, अब जो लोग वर्किंग है तो क्या उनको सैलरी थोड़ी ज्यादा दे देगा ओनर? ओनर तो उतनी ही देगा ना जितनी पहले दे रहा था। उसकी ये उसकी थोड़ी मिस्टेक है कि फूड प्राइस हाई हो गए हैं। तो वो मान लो ये जो वर्किंग पर्सन है, ये 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं, ओके, 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो अगर फूड प्राइस हाई हो चुके हैं तो ये थोड़ी करेगा ओनर कि चलो मैं तुम्हारी सैलरी या वेजेस को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि तुम आप उसको बाय कर सको। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वेजेस क्या हो जाएंगे, वेजेस कैसे हैं आपके, फिक्स। तो ये कंडीशन आई थी, तो ये हार्डरशिप की कंडीशन थी। अब वेजेस फिक्स हो गए तो इनको फिर से फूड नहीं मिलेगा, और हंगरशिप भी आ गई यहाँ पर, और हार्डरशिप भी इस जगह पर उनको क्या करने को मिल रही है, फेस करने को मिल रही है। ओके, देखिए इसमें हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हंगरशिप और हार्डरशिप आई थी। इन द 1830s यूरोप फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल व्हेन अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन माइग्रेटेड टुवर्ड्स द अर्बन सेटलमेंट। और यहाँ पर एक चीज और हुई थी, जो लोग थे ना वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास में अनएम्प्लॉयमेंट थी, उनके पास में जॉब नहीं थी, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। अब वर्किंग कंडीशन में गांव में जब काम नहीं है तो लोग क्या करेंगे, वो माइग्रेट कर जाएंगे अर्बन्स की तरफ में, जो सिटीज है उनकी तरफ वो क्या कर गए थे, जो पीपल्स थे वो माइग्रेट कर गए थे। अब जब लोग माइग्रेट करके जाएंगे, ठीक है, अब क्या है, लोगों को वर्किंग नहीं है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है कहां पर, रूरल एरिया में। तो लोग क्या कर गए, माइग्रेट करके कहां चले गए, अर्बन में। अब अर्बन में जब माइग्रेट, एक जो बहुत बड़ी अमाउंट में जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में पहुंचेगी, तो वहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, स्लम एरिया। तो अर्बन में एक स्लम एरिया डेवलप हो चुका था। क्यों? क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया से छोड़कर कहां चली गई थी, अर्बन एरिया में चली गई थी। जब रूरल से अर्बन में जो लोग जाएंगे, अब बहुत ही लार्ज अमाउंट में गए थे, तो अर्बन में क्या हो चुका था, एक स्लम एरिया डेवलप हो चुका था, लोग माइग्रेट करके चले गए थे। देयर वाज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज of the stiff competition against the machine produced goods of England। अब लोगों ने माइग्रेट क्यों करा, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों थी, ये भी तो एक क्वेश्चन है। जॉब नहीं थी तो क्यों नहीं थी, ओके। एंड नेक्स्ट साथ ही साथ ये क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट थी तो इसमें होगा वाई, कि क्यों नहीं थी उनके पास एम्प्लॉयमेंट। और एक स्टिफ कंपटीशन क्यों था, स्टिफ कंपटीशन का रीजन ये है कि इंग्लैंड में ना क्या है, इंग्लैंड में मशीन्स थी, इंग्लैंड में क्या था, मशीन्स थी। तो यहाँ पर जो गुड्स है ना उनको प्रोड्यूस किया जा रहा था किसके थ्रू, मशीन्स के थ्रू। और जो ये लोग थे, ठीक है, इंग्लैंड में किया जा रहा था, और हम ये जर्मन और फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो पीपल थे ना ये हैंड वर्कर थे। कैसे थे, हैंड वर्कर। और इनका जो काम था ना वो स्लो था एंड हार्ड वर्किंग था। कैसा काम था इनको, स्लो था, और कैसा था, हार्ड वर्किंग भी काम था इनका। और इसके साथ ही साथ टाइम कंजप्शन भी बहुत ज्यादा था, टाइम पर ज्यादा लगता था, और इनका एक्सपेंसिव भी था, ठीक है। कैसा इनका था, हाई प्राइस होते थे इनके गुड्स के। और वही जो मशीन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, मशीन के थ्रू जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस स्पीड में हो रहा है, फास्ट, ठीक है, वो फास्टली हो रहा है, वो स्लो हो रहा है उसका प्रोडक्शन। यहाँ पर कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, फास्ट हो रहा है। ये हार्ड वर्किंग था, ये हार्ड वर्किंग नहीं था, नॉट ए हार्ड वर्किंग।
इसमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं थी, टाइम कंजप्शन भी ये नहीं था, और साथ ही साथ प्राइस भी इसके कैसे थे, लो प्राइस था, प्राइस भी इसके कम थे। क्यों? जहां ये हैंड वर्कर एक दिन में एक ड्रेस बना रहे हैं, वहीं ये मशीन से उसको 10 ड्रेस बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इनका तो लॉस होगा ना, क्योंकि और ये इसका जो प्राइस है वो भी डाउन है, तो लोग किसको बाय करने की कोशिश करेंगे? पहले से ही कंट्री में जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सी कंडीशन थी, खराब कंडीशन थी। तो उस कंडीशन में लोग लो प्राइस वाले प्रोडक्ट को बाय करना कंपल्सरी करेंगे ना, हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट को कौन बाय करेगा? तो इसी वजह से जो यहाँ पर हैंड ओवर करके थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। पता चला क्यों अनएम्प्लॉयड थे? और स्टिफ कंपटीशन क्यों था? क्योंकि एक जगह इंग्लैंड था जहां पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, जहां पर जो चीजें बन रही थी, जो भी प्रोडक्शन था वो किसके थ्रू हो रहा था? मशीनरी के थ्रू हो रहा था। और बाकी अदर का जो बेस्ट स्टेट थे वहां पर हैंड वेवर थे, हाथों से काम किया जा रहा था, तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा थी और उसकी कॉस्ट कम थी। तो इसीलिए इनको क्या फेस करना पड़ रहा था? कि सिर्फ कंपटीशन फेस करना था, किसके अगेंस्ट में? मशीन्स के अगेंस्ट में। In the year 1848, people of Paris become out of roads due to widespread food shortage and unemployment. अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पता चल गया आपको क्यों थी? क्योंकि सारा काम जो था वो इंग्लैंड जा रहा था, अब इन लोगों को काम नहीं मिल रहा था। अब काम नहीं मिलेगा तो वेजेस नहीं मिलेंगे, वेजेस नहीं मिलेंगे तो इंसान खाएगा क्या? तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फूड की भी क्या आ गई थी? शॉर्टेज आ गई थी, फूड शॉर्टेज हो गई थी। तो इसी वजह से जो पेरिस के जितने भी लोग थे वो कहाँ उतर आए थे? सारे के सारे पेरिस के जो लोग थे वो रोड पर आ चुके थे, फूड की शॉर्टेज की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। कब? 1848 में सारे के सारे पेरिस के लोग रोड पर उतारे। क्यों उतारा? फूड नहीं मिल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वेजेस नहीं होंगे, वेजेस नहीं होंगे तो फूड भी उनको नहीं मिलेगा। तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि लोग रेवोल्यूशन पे आ गए थे और सारे सारे लोग रोड पे उतर आए थे। दिस लेड टू लुइस फिलिप प्लेइंग अवे इन टेरर। अब ये सब चीजें जब, अब देखिए जो वहां का रूलर था फ्रांस का वो कौन था? लुइस फिलिप था इस टाइम पे। अब लुइस फिलिप ने जब ये सारी चीजें देखी ना तो वो बहुत ज्यादा डर गया, और डर के मारे वो अपनी गद्दी वद्दी सब छोड़ छाड़ के भाग गया कि अब मेरे बस की नहीं है संभालना, मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि उसको पता था आज नहीं तो कल लोग उसको मारेंगे पीटेंगे, वो मरे इससे अच्छा वो क्या सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो लुइस फिलिप अपनी पोस्ट छोड़ के, अपनी गद्दी छोड़कर वो वहां से भाग गया। और उसका रिजल्ट क्या निकला? अब देखिए लुइस फिलिप तो भाग गया, अब जो फ्रांस था वो विदाउट किंग हो गया, अब वहां पर कोई राजा भी नहीं था। अब वहां पर न्यू जो किंग बनेगा वो कौन बनेगा? गवर्नमेंट तो चलानी है ना, राजा तो गया, अब उसकी जगह किसी और को तो रखना पड़ेगा ना। अब जो कोई और आएगा वो कौन होता है देखते हैं। तो उसका रिजल्ट निकला, द नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव द एज ऑफ 21 एंड गारंटीड राइट टू वर्क। ठीक है, यहाँ पर क्या था देखो, अब उसके बाद वहां पर नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम कर दिया गया कि अब यहाँ पर कौन रूल करेगी? यहाँ पर नेशनल असेंबली रूल करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने फ्रांस को क्या कर दिया? रिपब्लिक कर दिया। फ्रांस को क्या अनाउंस कर दिया? रिपब्लिक की। आज से फ्रांस रिपब्लिक हो गया और इस पर नेशनल असेंबली रूल करेगी। और उन्होंने क्या दिया? सफरेज टू ऑल अडल्ट, जो भी मेल अडल्ट थे उन सबको वोटिंग राइट दिया। किस एज के? 21 के। जो भी मेल 21 के हैं उन सभी को क्या मिला? वोटिंग राइट मिला। यहाँ पर देखिए एक चीज है कि राइट सिर्फ मेल को मिला है, फीमेल्स को यहाँ पर राइट नहीं मिला है। तो जो वोटिंग राइट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ किसे मिला है? अडल्ट मेल को, मतलब जो 21 प्लस है वो सब वोट डाल सकते हैं। और ये भी गारंटी की गई कि सभी लोगों को काम दिया जाएगा, राइट टू वर्क, लोगों को काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की सारी चीजें तभी तो हो रही थी। तो यहाँ ये बहुत ही मतलब हार्डरशिप वाला टाइम पीरियड था। भूख से तो लोग मर ही रहे थे, तो हंगरशिप भी थी। तो राइट टू वर्क इसकी गारंटी की गई कि सभी लोगों को क्या मिलेगा? काम मिलेगा। ओके, नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट वर आल्सो सेटअप। नेशनल वर्कशॉप सेटअप की गई जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूरोपियन रिवॉर्ड ऑफ दिस शॉर्ट टुक प्लेस इन सिलेसिया इन 1840। और इसका एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था सिलेसिया में 1845 में। इसी चीज को लेकर एक बहुत बड़ा सा रिवॉल्ट हुआ था 1845 में। कहां पर? सिलेसिया में हुआ था। और जो सिलेसिया है वो किसका पार्ट था?
सिलेसिया एक पोलैंड का ही पार्ट है। तो वहां पर क्या हुआ था, देखिए वहां पर क्या हुआ था, स्मॉल वेवर्स लेट द रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु वर एक्सप्लॉइटिंग दैम। पहले क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना वो गांव गांव जाते थे, गांव में जाने के बाद वो जो पीपल्स होते थे गांव के, उनको काम देकर आते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ पैसा एडवांस दे देते थे, और उसके बाद में पैसा एडवांस देने के बाद में वो ये बोला करते थे कि आप जब तक काम रखो हम दोबारा आएंगे, ये लेकर जाएंगे और आपको जो नेक्स्ट जो भी काम होगा वो आपको देकर जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट, मान लो ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये आपका एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये कहां पर गया, एक विलेज में, विलेज में गया। अब विलेज में जाकर इसने क्या दिया, लोगों को वर्क दिया, विलेज में जाकर इसने लोगों को क्या दिया, काम, ठीक है, और वर्क दिया, तो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो तभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बीच में ही क्या करा, उनको कुछ एडवांस भी देकर आते थे, जिसकी वजह से जो इनका काम था वो अच्छे से चलने लग जाता था। बट जैसे ही इनको अनएम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, जैसे ही इंग्लैंड में काम स्टार्ट हो गया मशीनरी के थ्रू, तो यहाँ पर इन लोगों को जो काम मिल रहा था ना वो कम कर दिया गया, और उसके जो प्राइस थे ना वो भी डाउन कर दिए गए। जो पहले एडवांस दिया जाता था, एडवांस भी नहीं मिल रहा था, और जो प्राइस थे वो भी क्या कर दिए गए थे, डाउन, ठीक है, लो कर दिए गए थे, प्राइस को भी कम क्या कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, और इनका जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम पैसे में कहाँ हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था। तो इन्होंने कहा अगर तुम्हें इतने, मान लो अगर पहले ही 100 रुपीज दे रहे थे, तो अब इन्होंने सीधे ही 50 कर दिया, और इन लोगों को बोला कि अगर आपको काम करना है तो आपको 50 में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम तो अपना प्रोडक्शन इंग्लैंड से भी करवा लेंगे। तो जहां लोग थे ना, यहाँ ये जो लोग थे ये बहुत ही ज्यादा सिलेसिया के मजबूर हो गए, तो इनको जबरदस्ती काम करना पड़ा। और जो इनसे खरीद कर भी ले, जो गुड्स इनसे बाय कर भी लेके जाते थे, मान लो इनकी खुद की खेत भी थे, ये उनको ऑर्डर देके जाते थे हमें इतना सामान चाहिए, तो ये अपने गुड्स से अपना एडवांस वगैरह सब कुछ लगा कर क्या करते थे, ये गुड्स बनाते थे। और इन्होंने गुड्स को बाय करने के लिए भी जो प्राइस था वो कम कर दिया कि अगर आपको इस प्राइस में बेचना है तो बेचो, वरना रहने दो। अब इनकी मेहनत ज्यादा थी, क्योंकि इनकी जो लागत लग रही थी ना, जो कॉस्ट लग रही थी वो हाई कॉस्ट लग रही थी। कैसी कॉस्ट थी, हाई, क्योंकि खुद हाथ से वेव करते थे, सारी चीजें का काम इनके हाथ से था, इनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, तो इसलिए इनकी कॉस्ट कैसी जाती थी, हाई। और कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा, उसका प्राइस कम कर दिया। अब कुछ टाइम तो लोगों ने इसको फेस किया, लोग सहते रहे, बट वही है ना, कब तक सोओगे, कभी जिसको दबाते रहो कभी तो फटेगा वो। तो वही चीज हुई, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे एक टाइम बाद में एक्सप्लॉइड हो गए और फट गए। देखिए कैसे, स्मॉल वेवर्स लेड टू द रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु वर एक्सप्लॉइटिंग दैम, जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, किसको, पीपल्स को, वेवर्स को। अराउंड 18,000 rebellion attacked the storehouse of contractor which forced him into flee away with his फैमिली। तो उन्होंने क्या करा, एक दिन सारे गांव वाले लोगों ने मिलकर कहा इस कॉन्ट्रैक्टर को तो मजा चखाना पड़ेगा, ये बहुत बोल रहा है, हमारे सारे प्राइस इतने डाउन कर दिए हैं, बता हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो हम उसको हाई कॉस्ट पर ही तो देंगे। बट उन्होंने क्या करा, उसका प्राइस डाउन कर दिया। तो इस कंडीशन में जितने भी पीपल थे गांव के, वो सबने क्या करा, उन्होंने उसके स्टोर हाउस पर हमला कर दिया, और स्टोर हाउस पर अटैक करने के बाद उन सभी लोगों को मारा पीटा, जितनी भी उनकी चीजें थी सब तोड़ दी, डिस्ट्रॉय कर दी, उनका डिस्ट्रक्शन कर दिया। उन्होंने उनको इतना मजबूर कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो उनका गांव छोड़कर या जहां भी वो रहते थे वो छोड़कर कहीं दूर चले जाए। बट इस कंडीशन में इन्होंने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने हेल्प ली किसकी, आर्मी की, जो कंजर्वेटिव्स की आर्मी थी उसकी हेल्प ली, और कंजर्वेटिव्स ने इनकी हेल्प करी भी। तो अब सिंपल सी बात है, वो आर्मी फोर्स है तो उनके पास सब कुछ होंगे। उन्होंने लोगों के ऊपर, आर्मी ने जब लोगों के ऊपर अटैक किया, गोलियां चलाई, तो उस कंडीशन में जो 11 रिबेलियन थे, ठीक है, 11 रिबेलियन थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनको शूट कर दिया गया था। तो ये हुआ था, ये एक कहाँ का केस है, सिसिलिया का केस है, जो कि सिसिलिया कहाँ का पार्ट है, सिलेसिया, सिलेसिया कहाँ का पार्ट है, ये पार्ट है पोलैंड का। ओके, तो उसकी ये स्टोरी थी कि वहां के जो वेवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अटैक किया, और जब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अटैक किया तो कॉन्ट्रैक्ट ने किसकी हेल्प ली, कॉन्ट्रैक्ट ने आर्मी की हेल्प ली, और आर्मी ने इन लोगों को शूट किया, जिसमें कितने लोग मारे गए, 11 पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जो हमारा बहुत ही ज्यादा हंगर और हार्डशिप वाला रहा था। आई होप आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब ये यहाँ जो रेवोल्यूशन हो रहा था ये सिर्फ पुअर क्लास के लोग कर रहे थे। अब यहाँ पर जो मिडिल क्लास है ना, जो लिबरल थे, वो भी रेवोल्यूशन में आ गए हैं। अब देखिए वो किस तरीके से रेवोल्यूशन करते हैं, along with the revolts done by the poor people। अभी तक तो पुअर पीपल रिवोल्ट कर रहे थे। The educated middle class also starting rising their voice for what they demanded। अब यहाँ पर जो एजुकेटेड क्लास था, जो लिबरल क्लास था, वो भी अपनी डिमांड को बनवाने के लिए किस चीज क्या करने आ गए, रिवोल्ट करने आ गए। तो वो क्या चाहते थे, in parts of Europe like Germany, Italy, Poland and Austria-Hungarian Empire, men and women of liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification। वो चाहते थे कि जितने भी ये नेशन जो ये एम्पायर स्टेट है ना, ये सारे के सारे यूनिफाइड हो जाए, सब नेशनलिज्म हो जाए, मतलब सारे के सारे नेशन स्टेट बन जाए। तो उन्होंने क्या करा, इसमें मैन हो गए, विमेन हो गए, और जो मिडिल क्लासेस थे वो सारे के सारे कंबाइंड आ गए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फोर्स करने लगे कि संविधान बनाया जाए, और जो भी रूल कर रहा है वो किसके अकॉर्डिंग करे, संविधान के अकॉर्डिंग करे। तो ये सारे के सारे नेशनल यूनिफिकेशन चाहते थे कि सारे स्टेट एक नेशन स्टेट बन जाए। They took advantage of growing popular unrest to push their demands for creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of press and freedom of association। ये लोग चाहते थे कि किस तरीके से हो, जो स्टेट है ना उसको कैसे बनाया जाए, उसके जो प्रिंसिपल हो, पार्लियामेंट्री जो प्रिंसिपल हो कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, कि प्रेस को ये फ्रीडम हो, वो किसी से कुछ भी पूछ सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। नेशनल असेंबली ये चीजें चाहती थी कि जो पार्लियामेंट्री हमारी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कैसे हो, उसमें प्रेस को भी फ्री रखा जाए, और जो एसोसिएशन है उसको भी कैसा रखा जाए, फ्री रखा जाए। तो इस तरीके से किन्होंने किया था, लिबरल ने किया था। इन जर्मन रीजन, अब यहाँ देखिए जर्मन रीजन में क्या था, अब ये जो लोग थे ना, ये अपना जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने किया था लिबरल्स ने, उसको लेकर ये कहाँ पहुंचे, पार्लियामेंट पहुंचे। पार्लियामेंट कहाँ थी, जहां पर एक जर्मन जो पर्शिया का लीडर था। In German, a large number of political associations were formed whose members included middle class, professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt। अब यहाँ पर देखिए क्या था, इन्होंने जो भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थी ना, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल हो गए, एक मीटिंग रखी गई थी सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, एक मीटिंग रखी गई थी। तो ये सारे के सारे लोग वहां पर पहुंच गए थे, और यहाँ पर जर्मनी के लोग भी थे, जो जर्मनी का एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एसोसिएशन था वो भी वहां पर था, और बाकी जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे वो सारे के सारे फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा हो गए टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। वहां पर एक नेशनल असेंबली बनाई गई, जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, मतलब जितने भी जर्मन है सभी के लिए ये नेशनल असेंबली बनाई गई थी। और इसमें क्या था, ऑन 18 मई 1848 831 elected representative marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul। ठीक है, सेंट पॉल, यहाँ पर एक चर्च था जिसका नाम सेंट पॉल था, उसी को पार्लियामेंट्री बना दिया गया। ठीक है, उसी पार्लियामेंट में इनकी मीटिंग हुई थी, इस डेट को हुई थी 18 मई को 1848 में। इसके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे कितने थे, 831। ठीक है, 831 इसके रिप्रेजेंटेटिव जो मार्च करते हुए कहां पर पहुंचे थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुंचे थे, जो कि था चर्च ऑफ सेंट पॉल। यहाँ पर वो सारे गए थे, यहाँ पर मीटिंग हुई थी। अब देखिए इस मीटिंग में क्या हुआ था, ये जो डिस्कशन हो रहा था, नेशनल असेंबली भी वहां पर गई थी, जिसको ऑल जर्मन नेशनल असेंबली अनाउंस किया गया था। ये सारे लोग भी गए, जर्मन के भी लोग पहुंच गए, इलेक्टेड मेंबर्स भी बता दिया आपको। द ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन, तो उन्होंने जर्मन को एक नेशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। वहां पर कि मोनार्की एक पार्लियामेंट में सब्जेक्ट थी, मतलब जो हेड थी वो कौन थी, मोनार्की थी हेडेड। तो सारी चीजों को डिस्कशन किसे करना था, मोनार्की को करना था उस पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कहाँ थी, सेंट पॉल चर्च में। उसके मेंबर्स भी लिखे हुए हैं, किस सिटी में था ये भी था, और उसको क्या नाम दिया गया था, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ये नाम दिया गया था। अब देखते हैं कि क्या ये जो मोनार्की थी इन्होंने उस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया या फिर नहीं किया। देखिए ये रहा, ये सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं ना, ये सारे वही लोग थे। ये विमेन्स है, विमेन्स को क्या था, विमेन्स को सिर्फ साइड में एक ऑडिशन की तरह खड़ा किया गया था।
वो अपनी कुछ व्यू नहीं दे सकती थी, उनको सिर्फ साइड में इस तरीके से यहाँ और यहाँ खड़ा किया गया था कि आप सिर्फ देखो, आपको कुछ बोलना नहीं है, आप सिर्फ खड़े खड़े वहां पर देख सकती हो, बाकी आपको कुछ डिस्कशन नहीं करना है, बाकी का जो काम है जो वहां के मेल हैं वो कर लेंगे, आप सिर्फ एक ऑडिशन हो। तो इस चीज को लेकर जो वुमेन्स थी वो काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि हमने रेवोल्यूशन में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट किया और आज हमें सिर्फ क्या समझा जा रहा है, एक ऑडिशन समझा जा रहा है। तो उसके जो आउटकम्स थे वो क्या निकल कर आए थे, देखिए, व्हेन दे deputies offered the crown on this term of Frederick William IV, a king of Persia. He rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of the aristocracy and military became a stronger, the social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle classes who resist the demand of workers and artisans and consequently lost देयर सपोर्ट। अब यहाँ पर क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो मिडिल क्लास लिबरल क्लास थी वो राजा के पास गई। उस टाइम पर्शिया का जो राजा था वो कौन था, फेडरिक विलियम फोर्थ। उस टाइम कहाँ का, पर्शिया का राजा था। देखिए पर्शिया क्या, हम बात तो जर्मन की कर रहे थे, बट ये गए पर्शिया के राजा के पास क्यों, इसलिए पर्शिया के राजा के पास गए थे क्योंकि जो, देखिए इसलिए गए थे क्योंकि ये पर्शिया है, ठीक है, इसी पर्शिया के अंडर में बहुत सारे जर्मन स्टेट आते थे। ये सारा के सारे मान लो ये जर्मन स्टेट है और ये सब किसके अंडर में आ रहे हैं, ये पर्शिया के अंडर में आ रहे हैं। तो इन्हीं सबको क्या करना था, इन सब स्टेट को फ्रीडम दिलानी थी। ठीक है, आई बात समझ में कि किस तरीके से था। तो वो उसके बाद ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन लेकर गए। तो अब सिंपल सी बात है, अपनी पावर को कौन छोड़ना चाहेगा, कोई चाहेगा कि मेरे हाथ से पावर चली जाए। तो फेडरिक विलियम फोर्थ ने उनके इस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि जाओ जाओ यहाँ से, मैं नहीं मानता इसको। ठीक है, ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने उसको क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। और जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो उन लोगों ने जाकर उसको मोनार्की को अपोज करने के लिए उन्होंने एक नेशनल असेंबली इलेक्ट करी। ठीक है, उन लोगों ने क्या करा, नेशनल असेंबली इलेक्ट करी, while the opposition of the aristocracy, किसके अपोजिशन में, एरिस्टोक्रेसी के अपोजिशन में। और जो मिलिट्री थी बिकम एन स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोड, वहां की जो मिलिट्री थी ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और उन्होंने मिलिट्री से उठवाकर उन्हें बाहर फेंकवा दिया था। किसको, लोगों को, जो लोग वहां पर मिडिल क्लास और लिबरल क्लास वहां पर गए थे। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। अब पार्लियामेंट किसका डोमिनेटेड था, मिडिल क्लास का। क्यों, क्योंकि सारे के सारे लिबरल और मिडिल क्लास एक साथ जुड़े हुए थे ना, एजुकेटेड लोग, तो ज्यादा पॉपुलेशन तो यहीं पर है, तो इसलिए डोमिनेटेड पार्लियामेंट का। तो इन्होंने क्या बना ली थी, अपनी इलेक्टेड असेंबली बना ली थी। हु रेजिस्ट द डिमांड ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स की डिमांड कर रहे थे, आर्टिशंस हो गए, कॉन्सिक्वेंटली लॉस देयर सपोर्ट, वो अपने सपोर्ट के लिए क्या बना रहे थे, लॉ बनाए थे मिडिल क्लास ने। अब मिडिल क्लास में पता है ना कौन थे, जो नेशनल असेंबली में मिडिल क्लास लिबरल क्लास आए थे वो लोग। तो यहाँ पर 1848 फेल्ड अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट उन्होंने ट्राई किया था वो क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। They drafted a constitution, but it was strongly opposed by aristocrats and the military. मिलिट्री ने और एरिस्टोक्रेट्स ने उनको क्या कर दिया था, उसको अपोज कर दिया था, उसको डिनाई कर दिया था। मतलब एक तरीके से जो डिमांड इन्होंने रखी थी वो फेल हो गई थी। तो इसी के अगेंस्ट में इन्होंने क्या बनाया था, नेशनल असेंबली बनाई थी। दिस लेड टू द डिसबैंडमेंट ऑफ द असेंबली एज द मिडिल क्लास अपोज द डिमांड्स ऑफ द आर्टिशंस एंड वर्कर। जो भी डिमांड थी ना, अब देखिए मिडिल क्लास की जब डिमांड को डिनाई कर दिया गया, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट था उसको डिनाई कर दिया गया, तो उन्होंने वहां से अपना जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया कि अब हम मोनार्की को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक तरीके से जो मोनार्की का आधा सपोर्ट था वो गिर गया, ठप हो गया, खत्म, क्योंकि उन्होंने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया, क्योंकि आर्टिस्ट और वर्कर्स की जो डिमांड थी उनको माना नहीं गया था। द रोल ऑफ वुमेन वाज स्टिल ऑफ एन ऑब्जर्वर इन द असेंबली। उस असेंबली में जो वुमेन्स का रोल था ना वो सिर्फ और सिर्फ कितना था, एक ऑब्जर्वर की तरह था, कि जो वुमेन है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगी। Even after they had formed their own political association and they were also not granted a suffrage right, उनको सफरेज राइट भी नहीं था, वोटिंग राइट भी नहीं था, बट उसके बाद भी विमेन्स ने अपनी खुद की कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई हुई थी, बट उसके बाद भी उन्हें सफरेज राइट नहीं मिला था। कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस दिस मूवमेंट बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर ऑफ द मोनार्की। जो कंजर्वेटिव थे वो पूरी जान लगा रहे थे
कि पहले की तरह मोनार्की को लाया जाए, पहले की तरह मोनार्की को कर किया जाए, बट जो ओल्ड ऑर्डर थे ना मोनार्की के, वो वापस नहीं आ पाए थे। जो पावर थी पहले जैसी, उसको वो लोग रिस्टोर नहीं कर पाए थे, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, बट उनकी पावर पहले जैसी रिस्टोर नहीं कर पाए थे, क्योंकि लोगों ने टेस्ट ले लिया था। किसका किसका टेस्ट लिया, जल्दी बता दो, फ्रीडम का। तो इसलिए अब वो जो चीजें चाहते थे ना, वो लोग जो लिबरलिज्म थे वो होने नहीं दे रहे थे। फाइनली सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड इन हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रशिया इन 1867। तो राजा को ये पता चल गया था, अगर मैंने इनके बात को नहीं माना तो वो मुझे उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो 1867 में जो सर्फडम को बॉन्डेड कर दिया लेबर को, हैब्सबर्ग का डोमिनेंस हटा लिया गया, वहां जो डोमिनेंस था वो किसको दे दिया गया था, जो वहां के नेशनल असेंबली थी उसको दे दिया गया था, हंगेरियन और हैब्सबर्ग का। तो मोनार्की एक तरह से धीरे धीरे, अब जो देखो हम कंजर्वेटिव्स को जितना बुरा समझ रहे थे ना, एक्चुअल में वो उतने बुरे थे भी नहीं, क्योंकि जो बाद में चीजों के यूनिफिकेशन हुए ना, उसमें सबसे बड़ा रोल कंजर्वेटिव्स का था। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि विमेंस का रोल सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह था, और मोनार्की ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाय कर दिया था। बट बाद में यहाँ पर देखिए, उन्हें सप्रेस करना चाह रहे थे, बट वो अपने पुराने ऑर्डर्स को ना रिस्टोर नहीं कर पाए थे, और लोगों ने फ्रीडम का टेस्ट भी ले लिया था। तो इससे इनको ये पता चल गया था, लोगों में था, हमारे पहले बड़े बुजुर्गों ने भी रेवोल्यूशन करके मोनार्की को भगाया था, और हम इनको भगा देंगे रेवोल्यूशन करके। तो यही चीज अब मोनार्की ने सोची कि लोगों ने रेवोल्यूशन करके पहले भी राजा को हटाया था, वो अब भी यहाँ से हटा सकते हैं। तुम ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इनकी हेल्प खुद ही कर दूं। ये नेशन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो नेशन स्टेट बनाने में मैं इनकी हेल्प कर दूं। अगर मैं इनकी हेल्प करूंगा तो मेरी गद्दी तो संभली रहेगी, मेरी पोस्ट तो संभली रहेगी, मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो राजा तो मैं ही रहूंगा तब भी, से मुझे नेशन स्टेट बनाना है ना, और उनका भी फायदा था नेशन स्टेट बनाने में। अभी हमने जो जर्मन का एग्जांपल लिया था, पर्शिया का, जो पर्शिया था इतना बड़ा, उसके साथ में जो जर्मन स्टेट इंक्लूड थे, वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पर्शिया के अंडर में चला जाएगा, पूरा का पूरा वो क्या बन जाएगा, एक जर्मन स्टेट बन जाएगा। तो उनकी भी तो टेरिटरी बढ़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि जो काम ये करना चाहते हैं वो काम करने में मैं इनकी हेल्प क्यों ना कर दूं। एक हीरो की तरह भी बन जाएंगे वो, और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट किसका था, सबसे बड़ा प्रॉफिट तो खुद उन राजाओं का ही था, क्योंकि उनकी जो टेरिटरी थी वो एक्सपेंड हो रही थी। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जर्मनी और इटली, इन दोनों को किस तरीके से इंडिपेंडेंट दिलाई गई, इनको किस तरीके से यूनिफाई किया गया था। जर्मनी एक जर्मन नेशन स्टेट बना, इटली एक इटालियन नेशन स्टेट बना था। तो देखिए, आफ्टर 1848 nationalism in Europe drifted away from its association with democracy and revolution। तो यूरोप में नेशनलिज्म जो था यूरोप में, वो किस तरीके से ड्रिफ्ट किया गया, किस तरीके से डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के थ्रू आई। Conservatives often mobilize the nationalist sentiments to promote state power and achieve political dominance। जो कंजर्वेटिव थे उनको के माइंड में ये चीज सेट हो चुकी थी कि जो नेशनलिस्ट है उनके जो सेंटिमेंट है, कहीं ना कहीं उनकी जो पावर है उससे वो प्रमोट हो रही है, और उनका वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो अचीवमेंट है डोमिनेंस की, उसको अचीव कर लेंगे और हमें यहाँ से हटा देंगे। तो उस केस में उन्हें क्या करना था, दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्वर इन द केस ऑफ जर्मनी एंड इटली व्हेन दे यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट। और सबसे पहला केस जो ऑब्जर्व किया गया था वो जर्मनी और इटली का था, कि वहां का जो मोनार्की थी उन्होंने ही लोगों की क्या करी थी, हेल्प करी थी, कैसे उनको एक नेशन स्टेट बनाने में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जर्मनी किस तरीके से एक नेशन स्टेट बना था। जर्मनी कैन द आर्मी बी एन आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। और जर्मनी को नेशन स्टेट बनाना राजा का ही काम था। एक तरीके से जो यहाँ का विलियम फोर्थ था, फेडरिक विलियम फोर्थ, उसने ही इसको क्या करा था, एक जर्मन स्टेट बनाया था। द नेशन स्टेट ऑफ जर्मनी वाज गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट टिल 1848। जो नेशन स्टेट थे जर्मनी के, उनको गवर्न किया गया था एन इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू। कब, 1848 में। द पार्लियामेंट वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की एंड मिलिट्री एंड अटैक वाज सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स जुगर्स ऑफ पर्शिया। देखिए, जो पार्लियामेंट थी वहां पर कौन कौन से फोर्सेस थे, मिलिट्री थी, मोनार्की थी, और किसका अटैक वो सपोर्ट बाय जो लार्ज लैंड ओनर थे ना, जिनको पर्शिया में क्या बोला जाता था, जिनको पर्शिया में जुंगर बोला जाता था। ये सारे लोग यहाँ से जुड़े हुए थे।
After this, Persia took the responsibility of national unification, which was carried by its chief minister Otto von Bismarck. और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना नेशनल स्टेट बनाने की, वो किसने ले ली थी? इसको नेशन स्टेट बनाने का जो काम था वो राजा ने ही ले लिया था। सेकेंड, ओके तो क्यों ले लिया था? देखो फोर्सेस तो कंबाइंड आ गई थी, आर्मी आ गई, यहाँ पर मोनार्की आ गए, लैंड ओनर जिनको चुनकर बोला जाता है वो सब इकट्ठा हो चुके थे, पार्लियामेंट में आ चुके थे। बट उस कंडीशन में राजा ने क्यों लिया? मैं आपको बता चुकी हूँ राजा ने ही जिम्मा इसलिए लिया था, देखो मेरे को यहाँ से भगाया जाए, बाहर उठाकर फेंक दिया जाए, उससे अच्छा है मैं खुद ही यूनिफिकेशन कर दूं ना जर्मनी का, मेरी टेरिटरी बढ़ जाएगी, उनका ये फायदा हो जाएगा, और दूसरा ये होगा लोगों की नजर में मैं हीरो बन जाऊंगा कि मैंने क्या करा, जर्मन का यूनिफिकेशन कर दिया। तो यही सोचकर राजा ने उनकी हेल्प करनी शुरू करी थी। और इसमें क्या था, इसमें आपका जो फ्रांस का जो लीडर था ना फेडरिक विलियम फोर्थ, यहाँ पर फेडरिक विलियम फोर्थ नहीं था क्योंकि फेडरिक विलियम फोर्थ की जो डेथ थी वो बीच में ही हो चुकी थी। तो उसके बाद जो पर्सिया का न्यू राजा बना था वो था फेडरिक विलियम फर्स्ट। ठीक है, तो फेडरिक विलियम जो फर्स्ट था वो थोड़ा सा समझदार राजा था, उसने ये सोचा था, फेडरिक विलियम फोर्थ की डेथ हो गई बीच में, फेडरिक विलियम फर्स्ट ने इस चीज को सोचा और उन्होंने ये कहा कि ये मुझे उठाकर बाहर फेंके, इससे अच्छा मैं खुद ही यूनिफिकेशन कर दूं। थोड़ा सा अच्छा सा समझदार सा जो लीडर था वो था। ठीक है, और इसका सारा काम दिया गया जो पर्शिया का जो चीफ मिनिस्टर था ना ऑटो वॉन बिस्मार्क, उनको ये काम दिया गया। उन्होंने अपने मिनिस्टर को बुलाया, इधर आओ चलो, और आपको एक काम करना है, इस पूरे जर्मनी को आपको एक नेशन स्टेट बनाना है। और आप इसको एक नेशन स्टेट किस तरीके से बना सकते हो? आप इसको नेशन स्टेट बना सकते हो कैसे, जल्दी बता दो। सबको यूनिफिकेशन करना है, जैसे भी करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप किस तरीके से इसको एक नेशन स्टेट बना सकते हो। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क काफी अच्छे मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या करा, 3 वॉर्स, उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी। कितनी लड़ाइयां लड़ी? 3 वॉर्स, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, क्योंकि इन्हीं के साथ जो जर्मनी का पार्ट था ना वो जुड़ा हुआ था। एक जगह ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क और फ्रांस, जो उसकी टेरिटरी, एक्सपेंडेड टेरिटरी थी ना किसकी, पर्शिया की, वो किससे जुड़ी हुई थी? फ्रांस से, डेनमार्क से और ऑस्ट्रिया से। तो इन्होंने तीनों कंट्री से वॉर करी और इस वॉर को करने में उनको 7 ईयर का टाइम लगा था। और उसके बाद फाइनली जो पर्शियन आर्मी थी वो जीत गई और फाइनली जो जर्मनी था वो एक जर्मन स्टेट बन चुका था। पहले पर्शिया था, उसका न्यू नाम बाद में क्या पड़ा, जर्मनी पड़ा। तो जब उसको फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंट हुआ, जो 3 वॉर करी थी उन्होंने, उसके बाद ही वो जीत चुका था। देखिए 3 वॉर ओवर 7 years with Austria, Denmark, France and Persian victory and completed the process of unification। और 3 वॉर हुई थी, कितना टाइम लगा था? 7 ईयर का टाइम लगा था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। मतलब ऐसा नहीं हमने बोला यूनिफिकेशन कर दो हो गया, काफी टाइम लगता है भाई, वॉर वगैरह होती है। तो इन तीनों वॉर के बाद जाकर जो पर्शिया था वो एक जर्मन स्टेट बना था जिसका यूनिफिकेशन हुआ था। जो अटेम्प्ट इन्होंने किया था, अटेम्प्ट फेल हो चुका था लिबरल के थ्रू ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। द चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इनको एक आर्किटेक्चर बोला जाता है जिन्होंने इस यूनिफिकेशन में सबसे इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था। कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी। और उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? पर्शियन आर्मी और वहां की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी उन्होंने हेल्प ली थी। और उनकी हेल्प के बाद ही उन्होंने 3 वार करी, फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। और कितना टाइम पीरियड लगा? 7 ईयर का। और उसके बाद उसका यूनिफिकेशन हो गया था। इन जनवरी में 1871 द पर्शियन किंग केसर विलियम फर्स्ट was crowned as the emperor of Germany at a ceremony held at Versailles। और जो केसर विलियम फर्स्ट थे वो उसके न्यू लीडर बने थे। वैसे तो फेडरिक विलियम फोर्थ थे, उनके बीच में डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद ही केसर विलियम जो फर्स्ट थे वो मोनार्की मतलब लीडर बन चुके थे। और उनके लीडर बनने के बाद, किंग बनने के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया था कि मेरे को क्या करना है, जर्मनी का यूनिफिकेशन करना है। और 1871 में जाकर जो जर्मनी था वो यूनिफाइड हो चुका था। तो खुश हो जाओ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी को इंडिपेंडेंस मिल गई। जो पर्शिया था वो एक न्यू नेशन स्टेट बन गया जर्मनी। मेकिंग ऑफ जर्मनी, अब देखिए ये क्या चीजें हैं, कैसे किया गया था। दिस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन पावर। पर्शियन पावर के कंट्रोल में था क्या? जर्मन। स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज वाज
प्लेस्ड एट मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिकल सिस्टम। और वहां पर क्या क्या चीजें स्ट्रॉन्ग कर दी गई, चीजों को मॉडर्नाइज कर दिया गया, करेंसी सेम कर दी गई, बैंकिंग, लीगल और जुडिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया। द पर्शियन मॉडल बिकम एन एग्जाम्पल फॉर जर्मनी, और पर्शियन एग्जाम्पल ही है हमारा क्या, जर्मनी। इसी तरीके से क्या किया गया, इसको एक जर्मन स्टेट बनाया गया। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाया गया था। ओके, तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इटली यूनिफाइड। जर्मनी को इंडिपेंडेंस दिला दी क्या हमने, हाँ भाई बिल्कुल दिला दी है। अब जर्मनी तो यूनिफाइड हो गया, अब हमें किसको यूनिफाइड करना है, अब हमें करना है इटली को यूनिफाइड। ठीक है, अब इटली को किस तरीके से यूनिफाइड किया गया, ये देखिए, ये पार्ट आपको मैप दिख रहा है, ये पूरा मैप हमारा इटली का है। इसमें जो ये वाला पार्ट है और ये जो ऑरेंज कलर का सा पार्ट दिख रहा है ना आपको, सिर्फ यही बेसिकली इटली है, बाकी तो ये अदर जो रूलर है उनके कंट्रोल में है। सिर्फ यही वाला पार्ट क्या है, हमारा इटली का पार्ट है, बाकी इटली नहीं है। जो मतलब इटली का एक्चुअल में लीडर था विक्टर इमैनुअल खान, वो ये था इटली के लीडर, सिर्फ यही इटली का पार्ट है, बाकी इन पे तो अलग अलग जो रूलर्स हैं उनका रूल था। देखिए अब इटली को भी यूनिफाइड हमने करना है, लाइक जर्मनी इटली ऑल्सो हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह ही इटली की भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड हिस्ट्री है, तो उसको भी हमें पढ़ना है, समझना है। ओके, Italian were scattered over several dynasty state along with the multinational Habsburg Empire। जो इटली था, इटली किसी एक रूलर के अंडर में नहीं था, इटली में काफी सारे रूलर्स रूल कर रहे थे और ज्यादातर किसका था, हैब्सबर्ग एम्परर था वहां पर। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये वाला पार्ट यहां से जो भी पर्पल आपको दिख रहा है, ये है किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज। ये पूरा किंगडम किसके अंडर में आता है, सिसिलीज के अंदर में। और ये वाला पार्ट यहां से, ये किसमें के अंडर में आता है, ठीक है, ये नॉर्थ वाला पार्ट भी उनके अंडर में आता है, और ये वाला जो पार्ट है पैपल स्टेट, ये भी पॉप के अंडर में आता है। मतलब इस पे पूरे पे कहीं ना कहीं अलग अलग रूलर्स का रूल है, यहाँ सॉरी यहां से यहां तक, और इस पर एक अलग रूलर रूल कर रहा था, परमा, मॉडेना। तो वो इतने सारे रूलर्स रूल कर रहे हैं। अब इसको फ्रीडम दिलाने के लिए आपको हर एक राजा से वॉर करनी पड़ेगी, जितने भी राजा यहाँ पर रूल करते हैं। In the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states। 19th century के टाइम पीरियड में जो इटली था वो 7 स्टेट में डिवाइड हो चुका था। Out of 7, only one Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house। फिर सर्दिनिया जो पीडीमोंट का एरिया था, ये है, ये वाला एरिया यहाँ से और ये वाला एरिया, ये सर्दिनिया पीडीमोंट का एरिया, सिर्फ यही एरिया किसके अंडर में था, इटालियन प्रिंसली हाउस। सिर्फ यही इटालियन था, बाकी सारा था तो ये पूरा ही इटली, बट ये बाकी किसी और रूलर के अंडर में था। सिर्फ जो रियल इटली था वो इतना ही था, मतलब इसी ये वाला पार्ट उनके अंडर में था। अब इसको फ्रीडम कैसे दिलाई गई, देखिए, द नॉर्थ रीजन वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंट्रिक रीजन वर रूल्ड बाय पॉप। देखिए जो नॉर्थ का एरिया था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के एम्पायर के हाथ में था, जो सेंट्रल रीजन था वो पॉप के अंडर में था। द साउथ रीजन वर रूल्ड बाय बर्बन किंग ऑफ स्पेन, और जो साउथ था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में था। देखिए ये जो नॉर्थ वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये किसके अंडर में था, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अंडर में। ये साउथ वाला जो किंग ऑफ बोथ सिसिलीज है, ये बर्बन ऑफ स्पेन के अंडर में था। और ये जो सेंटर वाला पार्ट था ये पोप के अंडर में था, किसके अंडर में था, पोप के अंडर में था। और ये वाला सिर्दिनिया पीडीमोंट है, यही है एक्चुअल इटली, जो मतलब उस टाइम पे जो इटली का रूलर था वो सिर्फ इतने एरिया में रूल कर रहा था, बाकी इटली के इतने पार्ट पे दूसरे ही रूलर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक है, अब इनको नॉर्थ, सेंटर और
साउथ को इंडिपेंडेंस दिलानी थी। एक पार्ट तो उनका था ही था, बाकी जो एक पार्ट है उसको भी फ्रीडम दिलानी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड मैनी फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द रीजन इट वाज स्पोकन। अब वहां पर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, रूलर्स वगैरह अलग थे, तो हर रीजन में एक अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। ड्यूरिंग द 1830 जोसेफ मैस्नी वाज शॉट टू पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर अ यूनाइटरी इटालियन रिपब्लिक। आपको ये पर्सन याद होगा, जोसेफ मैस्नी। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इटली का, क्योंकि ये इटली के ही रहने वाले थे, तो इटली को इंडिपेंडेंट दिलाना चाहते थे। इनका मानना था ये था कि जब भगवान ने हमें एक बनाया है तो हम लोगों में क्यों डिवीजन कर रहे हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए ना, इस तरीके से स्टेट को क्यों बांटा जा रहा है। तो इसी चीज को ये कहते थे। और इसके बाद ये इन्होंने इनसे जो पूरा का पूरा, ये मान लो पूरा का पूरा यूरोप डरता था। ये इस टाइप के एक रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, यंग इटली ऑफ मर्सियल्स एंड यंग यूरोपियन वर्ल्ड। तो इस टाइप से इनकी कुछ सीक्रेट सोसाइटी भी थी। जोसेफ मैस्नी की, इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है इटली को फ्रीडम दिलाने के लिए। अभी देखिए, he had also founded the secret society called Youngly for achieving his goal but failed। इन्होंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था बट ये उसमें फेल हो चुके थे और इनको एग्जाइल कर दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था जोसेफ मैस्नी को। बट वो कहते हैं ना, वो तो चले गए बट उनकी जो छोड़ी हुई चिंगारी थी ना, वो लोगों में दहक गई थी। उन्होंने उसमें आग का काम किया था। तो जो वहां रहने वाले लिबरल्स लोग थे ना, वो फिर चाहने लगे थे कि हमें नेशनलिज्म मिले, हमें एक नेशन स्टेट बने। तो कब तक राजा सप्रेस करके रखेगा लोगों को, कभी ना कभी तो वो ब्लास्ट करेंगे ही ना। तो वही चीज हुई थी। जोसेफ मैस्नी तो चले गए थे बट जो चिंगारी वो छोड़ कर गए थे, वो लोगों में एक आग का काम कर गई थी। These failures of 1831 and 1848 made that the mental fail of Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war। तो यहाँ का जो विक्टर इमैनुअल सेकंड था, उसने कहा मैं ही क्यों इतने में रूल करूं, मुझे मेरा एरिया सारा चाहिए, तो मुझे पूरे एरिया पे कंट्रोल चाहिए, मैं खुद इस पे वर्क करूंगा। और उसने काफी लोगों का सपोर्ट भी लिया और उसका सपोर्ट लेकर उन्होंने कहा मुझे इटली को यूनिफाई कराना है। तो अब जर्मनी का जो नया रूलर बना था, केसर विलियम फर्स्ट बना था, तो वैसे ही विक्टर इमैनुअल कांट ने भी यहाँ पर वॉर स्टार्ट करी थी। ओनली अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड अ पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। और उसको यूनिफाइड कैसे किया जाएगा, कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस के थ्रू इटली को हम क्या करेंगे, जल्दी बता दो, एक यूनिफाइड करेंगे। तो देखो 1815 में यहाँ 50-60 से वॉर हुई, 66 ये रहा, 70 ये रहा, 60 ये रहा, 1860। तो एक एक करके पूरे में वॉर करी और सबको एक साथ वो जोड़ते हुए चले गए थे। ड्यूरिंग द 1830 जोसेफ मैस्नी हैड sought to put together a coherent and program for a unified Italian Republic। तो जोसेफ मैस्नी का जो रोल था वो साथ में है, उन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, तो उन सीक्रेट सोसाइटी ने रोल प्ले किया इटली को क्या करने का, फ्रीडम दिलाने का। He had also formed a secret society called यंग इटली। और जो सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई थी उसका क्या नाम था, यंग इटली, फॉर द डिस्मिशन ऑफ हिज गोल्स। जिसमें तब तो वो अचीव कर नहीं पाए थे बट बाद में उन्होंने अपने इस गोल को अचीव कर लिया था। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 48 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify Italian state through war। वॉर के थ्रू जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे वो चाहते थे कि जो इटली है वो क्या हो जाए, है यूनिफाइड हो जाए। तो उन्होंने भी अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया। उनका जो चीफ मिनिस्टर था वो था कावूर। उनके चीफ मिनिस्टर का क्या नाम था, कावूर था। लेट द मूवमेंट टू यूनिफाई द इटालियन रीजन। अब वो भी उन्होंने कावूर को बुलाया मिनिस्टर को, और उन्होंने उसको बुला के कहा देखो सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है, आपको यहाँ आकर इटालियन रीजन को यूनिफाई करना है। अब कैसे करना है ये आप देखो। तो इस तरीके से उन्होंने उनको परमिशन दे दी थी। तो उन्होंने क्या करा, जो ये कावूर थे इनके जो रिलेशन थे ना, देखिए द टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, इन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर, ठीक है, फ्रांस के साथ मिलकर कावूर वाज एबल टू डिफीट द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर जो ऑस्ट्रिया की फोर्स थी, ठीक है, उसको मार गिराया 1859 में। अब ऑस्ट्रिया की फोर्स नॉर्थ में थी, जब ऑस्ट्रिया की फोर्स को मार गिराया तो जो नॉर्थ वाला पार्ट था ना वो इटली में मिल चुका था। पहले इन्होंने जो अटैक किया वो नॉर्थ में किया था,
नॉर्थ को सबसे पहले अपने साथ मिला लिया। अब जो नॉर्थ का भी पार्ट था ना इटली का, वो भी इटली में ऐड हो चुका था। लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ गैरिबाल्डी जॉइंड द फ्रे। फ्रे नहीं होगा, जॉइन द वॉर होगा, ठीक है। वॉर के टाइम पर वो लोग भी इनके साथ ज्वाइन हो गए थे, ठीक है। जो जोसेफ गैरिबाल्डी थे, ये इनके जो रिलेशन थे ना वो फ्रांस से बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। अब और ये इटली के थे, जब फ्रांस से बहुत ही अच्छे रिलेशन थे ना, तो इन्होंने फ्रांस की आर्मी को बुला लिया और अपने साथ वॉर में ज्वाइन कर लिया था। द ट्रूप्स मार्च्ड टू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ सिसिली इन 1860 एंड वॉन अगेंस्ट द स्पेनिश रूलर्स। और इटालियन ने क्या करा, इटालियन जो फोर्स थी पहले नॉर्थ पे कंट्रोल किया, नॉर्थ के बाद वो सीधा साउथ में चली गई। अब साउथ पर भी वॉर वगैरह हुई, काफी टाइम तक वॉर चली। उसके बाद जो साउथ है वो भी इटली में मूव हो गया, मतलब ऐड हो गया इटली में, क्योंकि वो जो राजा था स्पेनिश रूलर वो हार चुका था इटालियन फोर्स से। इन 1860 विक्टर इमैनुअल II वाज इलेक्टेड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। अब यूनिफाइड तो हो गया, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये है कि मैम अभी तो सेंटर बचा हुआ है ना जहां पर पेपल स्टेट था, पॉप रूल कर रहे थे। हाँ देखिए, नॉर्थ को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, साउथ को अपने अंडर में कर लिया। जब नॉर्थ साउथ उनके अंडर में हो गए तो पॉप बोल रहे हैं भाई हमें तो हटा ही देंगे, तो हम तो हाथ जोड़ रहे हैं और खुद आप अपना इटली ले लो। तो पेपल स्टेट ने या फिर पॉप ने खुद ही इटली को यूनिफाई कर दिया, मतलब उन्होंने अपना एरिया खुद ही छोड़ दिया कि आप वो ले लो, हम इस पे मतलब अब रूल नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने आप ही उसको उनको दे दिया था। और उसको देने के बाद क्या हुआ, तो जो अब जो इटली था वो यूनिफाइड हो चुका था। और इटली का यूनिफाइड इटली का जो न्यू किंग बना वो कौन था, विक्टर इमैनुअल II। 1816 में 1816 में जो इटली था वो क्या हो गया था, यूनिफाइड हो गया। और उसका जो न्यू किंग बना वो विक्टर इमैनुअल II था। तो देखिए इन सब में जो फ्रीडम मिली है, ठीक है, जो फ्रीडम मिली है वो किसी एक पर्सन के आने से नहीं मिली है। कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव है उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहा है यूनिफाई करने में। चाहे जर्मनी को यूनिफाई किया गया हो, चाहे इटली को यूनिफाई किया गया हो, तो कंजर्वेटिव्स ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनके साथ साथ सिर्फ उनका ही सब कुछ नहीं था, उनके साथ जो उनके अदर फोर्सेस थी उन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके मिनिस्टर्स का। और जो रेवोल्यूशनरी जिन्होंने ये चिंगारी डाली थी, जो लोगों के अंदर इस फीलिंग को जगाया था नेशनलिज्म की, तो उनका सबका बहुत ही बड़ा जो रोल था वो रहा था इस चीज में। अब यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी सी बात है, मेकिंग ऑफ इटली, बहुत ही अच्छी चीज कही गई है यहाँ पर कि लोगों ने उनका सपोर्ट क्यों किया गया था। देखिए, मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। जो इटली थे ना, इटली के जो लोग थे वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा। और पॉपुलेशन जो इटालियन थी, पूरी की पूरी इटालियन पॉपुलेशन अपने जो राजा था उसका साथ दे रही थी। जो पूरा इटली था उसको इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए इटालियन जो फोर्स के साथ साथ जो पॉपुलेशन थी ना, उसने भी अपने राजा का पूरा पूरा साथ दिया था। बट वो लोग कैसे थे, बेचारे अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको नहीं पता चल रहा था कि जो लिबरल आइडियोलॉजी होती है वो क्या होती है, ये क्या हो रहा है। बस उनको ये पता था कि बस लड़ाई हो रही है और हमें अपने राजा का साथ देना है। वो नेशनलिज्म के लिए नहीं दे रहे थे, क्यों दे रहे थे उनको खुद नहीं पता था, बट वो उसका साथ दे रहे थे। तो इसका रीजन क्या है कि वो अपने राजा का साथ क्यों दे रहे थे। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली। तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने गैरिबाल्डी का सपोर्ट किया था जब वो सदर्न इटली को इंडिपेंडेंस दिलाने जा रहे थे। हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया, उन्होंने वो नारा लगाते हुए जा रहे थे। तो इटालिया इटालिया वो नारा लगाते हुए जा रहे थे। इटालिया का मतलब यह है कि वो अपने देश को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट दिलाना चाहते हैं। तो वो इसलिए इटालिया इटालिया का क्या नारा लगाते हुए जा रहे थे। एंड बिलीव दैट ला तालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। तो जो लोग थे ना उन्होंने इटालिया तो समझ आया नहीं, उन्हें ला तालिया समझ आया। क्या समझ आया, ला तालिया। वो इटालिया बोल रहे थे, उन्होंने ला तालिया बोला, तो उनको लग रहा था जो ला तालिया है ना, उन्होंने इटालिया वर्ड कभी नहीं सुना था, तो उनको जो लगा जो ला तालिया है ना वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। कौन है, विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। तो उन्हें लगा कि उनकी वाइफ को किसी ने पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो उसके वाइफ को फ्रीडम दिलाने के लिए, उसके वाइफ को वहां से आजाद कराने के लिए
उन्होंने अपने राजा का साथ दिया था। तो उन्हें ये लग रहा था कि राजा की वाइफ को किसी ने अरेस्ट कर लिया और हमें राजा की वाइफ को फ्रीडम दिलानी है, राजा की वाइफ को वहां से छुड़ाकर लेकर आना है, तो हमें अपने राजा का साथ देना चाहिए। तो वो लोग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने लिबरलिज्म नेशनलिस्ट की कोई आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं पता था। वो तो सिर्फ अपने, उनका जो राजा था इमैनुअल सेकंड, उसके वाइफ को आजाद कराने के लिए अपने राजा का साथ दे रहे थे। तो उनके इसी साथ की वजह से, चाहे किसी भी तरीके से साथ दिया हो, बट दिया तो था, और उसी की वजह से जो इटली था वो क्या हो चुका था, यूनिफाइड हो चुका था। ओके, तो आज के लिए टॉपिक यही खत्म करते हैं। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो चीजें चल रही थी, देखो इटली कब यूनिफाइड हुआ था, इटली यूनिफाइड हुआ था 1861 में, जर्मनी हुआ था जनवरी 1871 में। तो ये डेट थोड़ी थोड़ी सी याद कर ले, नहीं भी करते हो तो भी इतना कुछ जाएगा नहीं, बट थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेना। आज हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए, आज हमने रेवोल्यूशनरीज के बाद जो हार्डरशिप हंगरशिप आए उनको कवर किया, और किस तरीके से जो एम्पायर स्टेट थे उनको नेशन स्टेट बनाया गया। आगे जो हम टॉपिक करेंगे उसमें हम जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को यूनिफाइड करेंगे, ठीक है, ब्रिटेन को हम क्या करेंगे, आगे हम यूनिफाइड करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक मस्त टॉपिक लेकर आएंगे, मस्त सी क्लास होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।